जय भीम साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान पे, संविधान कैसे बना। और आज हमारे साथ में है इस चर्चा में शामिल होने के लिए अमर दीपंकर सर, बैंक में उच्च पदस्थ रह चुके हैं और अभी वो भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल में काम कर रहे हैं। समता सैनिक दल में वो नेशनल सेक्रेटरी है, भारतीय बौद्ध महासभा में वो ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं और समाज में आज उनका बहुत ही अच्छा योगदान है और समाज के लिए बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि संविधान कैसे बना। तो हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं सर को और सर उनका जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहला सवाल, संविधान में जो बाबा साहब को लिया गया बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को मतलब उनका नाम कैसे आया आगे? धन्यवाद सदस्य साथी रुपेश जी। सबसे पहले मैं समता सैनिक दल चैनल के संचालकों को धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और अपने समाज को संदेश देने के लिए कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, विषयों पर समता सैनिक दल में ही कार्यरत विद्वान और अन्य विद्वानों से यदा कदा इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है रुपेश जी, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कैसे आया, इस विषय के संदर्भ में थोड़ी हमें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि ये जो संविधान बनाने की बात है ये कैसे आई। तो हमें इतिहास के पन्नों पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। 1931 में दूसरे साल भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और तीसरे वर्ष 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के सभी स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्यरत नेता वहां पहुंचे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी दलितों के प्रतिनिधित्व करने वाले, पिछड़ों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक सशक्त महान नेता के रूप में वहां उपस्थित थे। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रुपेश जी 1932 में ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि अभी हमें भारत को मुक्त करना है, मतलब आजाद करना है। और ये इसलिए भी हुआ रुपेश जी कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है और उसके मित्र देशों की पीछेहाट हो रही थी। वो हार रहे थे और उन्हें काफी आर्थिक हानि भी हो रही थी, आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने जिस देशों में उनका प्रभुत्व था, अधिकार था, सत्ता थी, वहां से उन्होंने अपनी सत्ता को वापस लेने का निर्णय किया था और इसलिए इस दिशा में उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए और उसी का नतीजा था कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की इंग्लैंड में। तो 1932 में ये प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को आजादी दिलाने के लिए हमने कोई एक कानून बनाना चाहिए। तो उन्होंने 1935 में एक भारतीय अधिनियम बनाया जिसके तहत जो है भारत सरकार से वो अपनी सत्ता की वापसी करना चाहते थे और भारत को वो मुक्त करना चाहते थे। तो इसी दिशा में हमें यह पता चलता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो बनाया गया था उसके तहत उन्होंने भारत के जितने भी नेता थे उनको ये कह दिया था कि हम भारत को मुक्त करना चाहते हैं, आप अपने देश का संविधान बनाएं। जब संविधान बनाने की बात आई तो भारत के सामने सबसे पहला यह प्रश्न आया कि भारत का संविधान कौन बनाएगा, कौन शख्स है जो इस उम्मीद पर खरा उतरता है, कौन है जो इतना विद्वान है जो भारत के संविधान को बना सकता है। और उस समय रुपेश जी चाइना के लोगों ने यूरोप के मूर्धन्य विद्वानों को कहा था कि चाइना का संविधान बनाएं। और यूरोप से 11 लोगों की टीम गई थी चाइना के संविधान को बनाने के लिए और विश्व में चुनिंदा जो संविधान थे उसको कई अर्थों में अगर हम देखें तो उतने वो परिपक्व नहीं है जी, बराबर। लेकिन बाबा साहब ने खासकर 1920 से 22 तक के जो डिग्रियां हासिल की थी जी, कानून के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री उनकी थी बार एट लॉ ग्रेज इन लंदन में उन्होंने ये डिग्री हासिल की थी। और उनकी जो विद्वत्ता थी 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल और उन्होंने ऐसे कई किताबें लिखी जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के नेताओं को एक डायरेक्शन, एक निर्देश वो दे रहे थे। तब भारत में जो 1932 में जो आखिरी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नेहरू जी ने और गांधी जी ने ब्रिटिश के
जितने सत्ताधारी लोग थे उनको यह कहा कि भारत का संविधान हमें बनाना है, कोई एक व्यक्ति हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम आपके ही देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है जो सक्षम है संविधान बनाने के लिए। तो उनके नामों की उन्होंने सिफारिश की और इसके तहत सबसे पहले जो मीटिंग हुई संविधान बनाने के दिशा में, तो वो 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब देश आजाद होने के पहले ही संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें बाबा साहब को बुलाया गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। संविधान सभा का जो गठन किया गया, जिसमें कि कितने लोग थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें करीब 299 लोग, 299, मतलब 300। हाँ, करीब 300 से ज्यादा थे। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तब वो संख्या घट करके 299 रह गई। और 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई और वो पहली बैठक थी संविधान हॉल में और उस संविधान सभा को संबोधित करने वाले थे JB कृपलानी। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और श्री BN राव जो थे वो कानूनी सलाहकार थे। शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि 299 सदस्य, एक्चुअली शुरू में 389 लोग थे संविधान सभा में, 389। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो वो संख्या घटकर 299 रह गई। 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा की बैठक में। उस संविधान सभा की बैठक में जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, वो 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को वो जो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत जो प्रस्ताव है वो उसकी झलक हमें संविधान के प्रस्तावना में मिलती। और 22 जुलाई 1947 में इस संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम देखते तिरंगा जी, वो कौन से तारीख को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। मतलब देश आजाद होने के लगभग एक महीने पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और वो राष्ट्रीय ध्वज में भी कौन सा रंग ऊपर होना चाहिए, कौन सा बीच में होना चाहिए और कौन सा नीचे होना चाहिए, उस रंगों का, और तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें कई लोगों ने महात्मा गांधी के चरखे को स्थान दिलाने की भरपूर प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की डिबेट में, जब डिबेट का हम अध्ययन करते हैं तो बाबा साहब ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से वाकिफ थे। बाबा साहब के द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, वो अशोक चक्र को शामिल किया और नेहरू ने भी उसका अनुमोदन किया। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है वो अपनाया गया और भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई। और 29 अगस्त 1947 को ये वो तारीख है रुपए जी, 29 अगस्त 1947, जिसमें संविधान सभा के अंतर्गत एक प्रारूप समिति, मसौदा समिति तैयार की गई। तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। मेरा सवाल सर ये है, देश आजाद होने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब का नाम सुझाया, जैसे कि आपने बताया अभी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार का जो गठन होने वाला था तो आजादी से पहले बाबा साहब का नाम सुझाया। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे और भी कई बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, उनके ध्यान में नहीं आया या उनके मन में नहीं आया या उनकी सोच में ये नहीं आया कि हमारे देश में, हमारे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें संविधान बनाने के प्रारूप के लिए, संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें यह लग रहा था कि संविधान बनाना यह एक बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, उस संविधान बनाने की काबिलियत उन्हें ऐसा लग रहा था कि यूरोप के विद्वानों में ही है। ये एक तरह की मिथ्या दृष्टि उनमें थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो यूरोप के ही विद्वान है, बाकी शायद विद्वान नहीं हो किसी अन्य देश में। ये उनकी मिथ्या धारणा थी एक तरह से। लेकिन यूरोप के लोगों को बाबा साहब की काबिलियत का सही अंदाजा था, इसलिए बराक ओबामा ने बाबा साहब को कहा सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहब की काबिलियत को पहचाना यूरोप ने, अमेरिका ने पहचाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहचाना और कहा कि संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर बाबा साहब
अम्बेडकर पर दे दीजिए, वो बना देंगे। और उन्होंने ये काम स्वीकार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर उसमें जो जितने भी 7 लोग थे, उन 7 में से कुछ लोग अक्सर बीमार रहते थे, कुछ लोग बाहर ही गए हुए थे अन्य देशों के भ्रमण पर। तो सारा जो भार है संविधान बनाने का वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गया और उन्होंने मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी को निभाया। और ये जो 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार को सौंपा और ये जो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति, उन्होंने स्वीकार किया। और ये 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक होगी। अंतिम बैठक संविधान सभा की, प्रारूप समिति की, मतलब सभी की एक अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। इसको बनाने में रुपए जी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसमें जो खर्च आया वो 6.4 मिलियन जो है वो खर्च आया। और इसमें अब तक 105 जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं और उस समय से लेकर अभी तक 127 बिल पेश किए गए। तो इस तरह से एक संविधान का जो एक प्रारंभिक जानकारी जिसको मैं कह सकता हूं वो आपको मैंने बताया। और यह भी बताया कि बाबा साहब को ही क्यों इसमें जो है सरकार ने उनको ही क्यों ये कार्यभार सौंपा। तो उसके पीछे उनकी काबिलियत थी, विद्वत्ता थी, उनके पास में सबसे बड़ी पदवी थी बार एट लॉ। और उस समय संसार में जितने विद्वान, उसमें से 7 विद्वानों की लिस्ट में उनका नाम था, मूर्धन्य विद्वानों के लिस्ट में उनका नाम था और उसमें काबिलियत थी, बारेटला थे और काफी उनको अनुभव था और इस आधार पर उनको ये काम दिया गया। सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्रारंभिक संविधान, संक्षिप्त में संविधान कैसे बनाया गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं। सर, संविधान सभा में जाने के लिए कुछ इलेक्टेड मेंबर होंगे। बाबा साहब इलेक्शन तो लड़े नहीं थे, हाँ, तो फिर बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे कैसे? जब ये तय हुआ कि संविधान निर्माण का जो काम है वह काम जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाना है तो उसमें बाबा साहब को किस तरह से संविधान सभा और प्रारूप समिति में कैसे लाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और वो उस प्रयास में भंडारा का जो इलेक्शन है उसमें बाबा साहब खड़े रहे, लेकिन वहां पर उनकी हार हो गई। पश्चिम बंगाल में जोगेंद्र नाथ मंडल करके थे जो बाबा साहब के प्रशंसक थे और उनको यह पता चल गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों करोड़ों दलितों के मुक्तिदाता है और इसलिए उनके पक्ष में उन्होंने राजीनामा दिया और बाबा साहब को ऑफर किया कि आप मेरी सीट पर लड़ें और वहां उनको जीत हासिल हुई थी और इस तरह से वो संविधान सभा में आए। इस तरह से उनको नामांकित किया गया प्रारूप समिति। महाराष्ट्र में बाबा साहब रहकर महाराष्ट्र में नहीं जीत पाए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को जिताकर संविधान सभा तक के पहुंचाया। अगला सवाल लेते हैं सर। बाबा साहब को जब संविधान सभा में शामिल किया गया तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे? संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एक बड़ी समिति थी जिसको मैंने आपको बताया था कि उसमें 389 सदस्य थे और भारत पाकिस्तान जब अलग अलग हो गए तो वो घटकर संख्या होगी 299 जी। संविधान सभा एक बड़ी सभा थी, लेकिन उसमें केवल संविधान प्रारूप समिति, मसौदा समिति, उसके बाबा साहब अध्यक्ष। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, बाबा साहब संविधान सभा में जो मसौदा समिति थी, हाँ, उसके अध्यक्ष थे। और मसौदा समिति में सर कितने लोग थे? मसौदा समिति में 7 लोग थे। 7 लोगों में सर कौन कौन बता सकते हैं आप? पहले नाम तो स्वयं बाबा साहब ही थे, हाँ, और दूसरा नाम है श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरा नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा नाम थे के एम मुंशी और 5वां नाम सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6वां नाम थे एन माधव राव और 7वां नाम थे डीपी खेतान। मतलब मसौदा समिति में सभी समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समुदाय और पंथों से जो लोग आते हैं उन सभी को शामिल किया गया। मतलब इसमें मुस्लिम, हिंदू, दलित सभी लोग थे, करेक्ट, ऐसा कहा जा सकता। हाँ, इसमें एक और मैं जोड़ दूं रुपेश जी, साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि प्रारूप समिति में, मसौदा समिति में जो कानून के जानकार हैं, लॉ के क्षेत्र में जो मूर्धन्य हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को ही चुना गया। वो 7 लोग कानून के बड़े जानकार थे, विद्वान थे, मतलब पंडित थे। यहाँ पर जितने भी लोग थे, हाँ, वो कानून जानने वाले
लोग थे, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अलावा दूसरे नहीं थे। नहीं, उसके अलावा दूसरे नहीं थे। लेकिन उनमें से भी जब संविधान बन रहा था हाँ, तो कुछ लोग नहीं थे, बीमार थे या फिर कई या बाहर भ्रमण के लिए चले गए थे, और कुछ लोगों ने ये कहा कि वे दूसरे कामों में व्यस्त हैं, वो समय नहीं दे पाएंगे। तो सारा भार लिखने का, मसौदा तैयार करने का काम पूरा का पूरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गया था। मसौदा भी अगर बाबा साहब ने सर तैयार किया, लेकिन उसे पारित भी तो करना पड़ता होगा, तो वो पारित कैसे करते थे? संविधान सभा की बैठकों में। संविधान और उन संविधान सभा के बैठकों की जो कार्रवाई है, हाँ, वो आज भी नेट पर उपलब्ध है, और संसद की लाइब्रेरी में अभी भी वो ग्रंथ मौजूद है, जिसमें बाबा साहब के द्वारा जो है वो जो प्रश्न आते थे संविधान सभा के सदस्यों से, 299 जो सदस्य थे, उनसे जितने भी क्यूरीज आती थी, जो प्रश्न आते थे, उनके वो उत्तर देते थे। अच्छा, वहां पर ही जो संविधान सभा जो पूरी एक संसद भवन में होती, तो उस संविधान सभा में हर एक प्रश्न का उत्तर बाबा साहब देते थे। बिल्कुल, और उसी के हिसाब से जो भी मसौदा उन्होंने तैयार किया है, तो उसको वहीं पे वो पास करते, सर्वसम्मति से पास कर दी। ये तो हो गई हमारे संविधान बनाने की बात। हाँ, संविधान तो बन ही रहा था, बाबा साहब उसको बना रहे थे। हाँ। लेकिन संविधान बनने के बाद में जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, उस समय बाबा साहब ने एक बिल पेश किया था जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। तो मुझे ये जानना है, हाँ, कि हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, हाँ, तब उन्होंने जो बिल लाया था, हाँ, उसी बिल को क्या संविधान बनाते समय उसमें संविधानों में वो प्रावधान करके हाँ, महिलाओं को अधिकार नहीं दे सकते थे? रुपेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा जाता है कि वो करुणा के बोधिसत्व, करुणा के एक महान नेता थे। उनके हृदय में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कुछ जगह थी। उन्होंने अपने कई भाषणों में कहा है कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की प्रगति उस समाज के, उस देश के महिलाओं के प्रगति में शामिल है। अर्थात उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, उस देश की महिला कितनी पढ़ी लिखी है, उससे उस देश की प्रगति, उस समाज की प्रगति को नापा जा सकता है। ऐसा बाबा साहब का स्टेटमेंट है। तो बाबा साहब ने ऐसा नहीं कि उस मसौदा समिति के सदस्यों के साथ और संविधान सभा में ये मुद्दा नहीं रखा। हाँ। बाबा साहब ने ये मुद्दा रखा था, भारत के संविधान में हिंदू कोड बिल या महिलाओं को विशेष अधिकार क्यों न दिए जाए। तो इसको लेकर 299 लोगों में काफी विवाद हुआ, और संपूर्ण भारत में अलग अलग हिंदू धर्म के जो संस्थाएं थी, उन्होंने उसका विरोध किया। तो इस विरोध को देखते हुए जो बिल संविधान में शामिल होना चाहिए था, और महिलाओं को समानता और सामाजिक न्याय के अधिकार दिए जाने थे जी, वो नहीं हो पाया। उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, हाँ, कि वो उस समय नहीं हो पाया। और जब हिंदू कोड बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, जिनमें महिलाओं को तलाक का अधिकार था, हाँ, संपत्ति में अधिकार, हाँ, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति शामिल थी। लेकिन इस बिल का कई लोगों ने विरोध किया, जिनमें जैसे मैंने बताया आपको हिंदू संगठन और राजनीतिक नेता शामिल थे। और जब बाबा साहब ने देखा कि हिंदू कोड बिल वो लागू नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस हिंदू कोड बिल को अलग अलग समय में उसको पास किया, अलग अलग अधिनियमों के रूप में इसको पास किया, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अर्थात हिंदू कोड बिल को अलग अलग हिस्से में ये पास कराया। जैसे कि सर ने बताया कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जब पेश किया और जो पारित नहीं हो सका, तो उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने भरपूर कोशिश की थी संविधान में हिंदू कोड बिल या महिलाओं को विशेष अधिकार देने के लिए, लेकिन संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, सभी ने इसका विरोध किया और इसे लागू नहीं होने दिया। उसकी वजह से संविधान जब बना तब महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं थे। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आज की सरकार जिन्हें गालियां देती है, उन्होंने समय समय पर महिलाओं के विशेष अधिकार के लिए प्रयास किया और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रावधानों के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार दिए, जो कि जिस वजह से महिलाएं आज इतनी सशक्त हो सकी है और आगे बढ़ रही है, और हर एक
कोई भी काम हो या कहीं पे भी किसी भी सेगमेंट में भागीदारी हो, महिलाएं पीछे नहीं है, महिलाएं आगे है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सर, मुझे इसके बाद भी जानना था, जैसे लोग कहते हैं कि ये तो संविधान किसी और देश से लिया गया है, किसी के ग्रंथ से लिया गया है या किसी देश से चुराया गया है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मुझे समझना है कि ये संविधान का मूल आधार क्या है, किस व्यवस्था पर ये संविधान आधारित है? डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का जिम्मा जो है वो इसलिए भी दिया गया था, उन्होंने समानता का पुरजोर समर्थन किया जी। और ये एक नई अवधारणा थी उस समय, उस परिस्थिति में नई अवधारणा थी, क्योंकि भारत में जातिवाद, भेदाभेद, उच्च नीचता काफी थी, धर्मांधता काफी थी और अमीर गरीबी और ऐसे कई मुद्दे, कई समस्याएं थी। और बाबा साहब की जो सोच थी वो ये थी कि भारत कैसे एक हो जाए, भले ही वो अलग अलग जातियां हो, अलग अलग धर्म हो, अलग अलग संप्रदाय हो, इन सब में ऐसा एक कानून बनाया जाए कि इन सबको जोड़े रखे। और वो तत्व बाबा साहब को मिला समानता में, समानता। इसलिए जो 4 तत्व संविधान में हमें मिलते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता, ये चारों जो मुद्दे, जो चारों तत्व है, अक्सर उस समय बाबा साहब को पत्रकारों ने ये आरोप लगाया था कि ये जो चारों मुद्दे हैं ये उन्होंने फ्रांस नाम के देश से चुराए हैं। और उस समय फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई थी और वो राज्य क्रांति एक व्यक्ति ने करवाया था, उसका नाम था रूसो, और उसने किताब लिखी थी सामाजिक करार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस किताब का इतना असर हुआ रुपेश की पूरे फ्रांस में राज्य क्रांति हो गई और उसमें भी ये 4 मुद्दे उन्होंने अपने संविधान में शामिल किए जी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इसके कारण पत्रकारों ने आरोप लगाया था बाबा साहब को कि बाबा साहब ने ये जो संविधान में ये अच्छे उच्च आदर्श रखे हैं, तत्व रखे हैं, ये फ्रांस से चुराए। तो बाबा साहब ने पत्रकारों को उत्तर देते हुए कहा था कि ये मैंने फ्रांस से नहीं चुराए, बल्कि भारत में ही जन्मे, पले, बड़े, विकसित हुए बौद्ध धम्म से मैंने लिए हैं। ये भारतीय संस्कृति के ही तत्व है, ऐसा बाबा साहब ने उन पत्रकारों को कहा, जिससे कि न केवल पत्रकार बल्कि सारे भारत के लोगों को एक गर्व महसूस हुआ कि ये जो चारों तत्व है ये हमारे देश के ही हैं। तो ये जो समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व और न्याय जो है, ये संविधान का गाभा है जिसको हम कह सकते हैं। और आपने पूछा किस व्यवस्था पर आधारित है, तो सबसे पहले संविधान का पहला आधार है प्रस्तावना। प्रस्तावना ही शुरू होती है हम भारत के लोग। तो ये जो भारत के लोग हैं, अर्थात यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ कायम की, जिसको हम गणराज्य कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, लोगों का राज्य, लोगों का राज्य, गणराज्य। तो ये प्रस्तावना जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना में क्या है। इस प्रस्तावना में जो मुख्य मुद्दे आए हैं वो शब्द जो है वो कि एक भारत सर्वसंपन्न, संप्रभु, जिसकी संपूर्ण सत्ता रहेगी, उस पूरे क्षेत्र को संप्रभु क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत को ये कहा जाता है कि वो स्वयं अपने आप में एक पूरी सत्ता है, पूरी ताकत है। और एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ये जो शब्द जो मैंने कहा ये इसका उल्लेख प्रस्तावना में है, भारत के संविधान में पहले पेज पर प्रस्तावना में है। और 26 नवंबर हर साल इसको दोहराया जाता है, वकीलों के माध्यम से, जजों के माध्यम से, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह अब ये प्रथा सी बन गई है कि संविधान के प्रस्तावनाओं को पढ़ा जाए, जिससे कि लोग जाने कि उस प्रस्तावना में क्या, प्रस्तावना में पढ़ने से कल्पना आ जाती है कि संविधान में क्या है। इसलिए वो एक संक्षेप है, वो उस संक्षेप को हमने पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना है, आपने कहा कि क्या क्या है संविधान में, तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो ये मौलिक अधिकार जो है उसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार आता है समानता का, समता का। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी महिला हो, तो इसमें जात, लिंग, धर्म, संप्रदाय, इसको बगैर देखे कानून उनके लिए समान अवसर प्रदान करेगा और समान अवसर के साथ साथ समान रूप से जो है भारत सरकार या कानून उनके साथ पेश आएगा। इस तरह से संविधान के माध्यम से सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। ये एक मूल अधिकार जो है उसमें है। दूसरा अधिकार दिया स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। उसको जो महसूस होता है, उसको जो अनुभव होता है, वो जो सोचता है, उसको अपने विचार
व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। जहां पर राजतंत्र होता है, जहां पर हिटलर शाही होती है, ऐसी सरकार जो कहती है कि आप अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते, आपके कोई विचार यहाँ नहीं चलेंगे, सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो उस समय उनको शिक्षा दी जाती थी और कुछ कुछ देशों में उनको फांसी तक दी जाती थी। इतना प्रतिबंध, कड़ा प्रतिबंध लागू होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, चाइना में अभी भी साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार कहा जाता है, तो उसमें लोगों की आजादी, बोलने की आजादी में प्रतिबंध है कि वो प्रशासन पर प्रश्न न करें, प्रश्न उठा नहीं सकते। तो इस तरह भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अपनी सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, विचारों का यहाँ पर स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये स्वतंत्रता किसकी जगह पर है? धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यहाँ पर जितने भी धर्म है, उन सभी धर्मों के अनुयायियों को, धर्मावलंबियों को अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई मुस्लिम भाई है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। उसे अपने धर्म के अनुसार दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति है, स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म के अनुसार जो है वो जी सकता है। हाँ। तो इसी तरह से हम मौलिक अधिकार में देखते हैं, तीसरा संविधान का हिस्सा है संघीय व्यवस्था। ये संघीय व्यवस्था क्या है? संविधान में 5वें भाग में ये कहा गया है कि राज्य और केंद्र, इनके बीच में कौन सी शक्तियां विभाजित होगी। तो केंद्र की जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है कि कोई भी राज्य खुद होकर अलग नहीं हो सकता, वो केंद्र से जुड़ा रहेगा। और इसलिए आजादी के इतने साल के बाद भी भारत अखंड है, एक रूप है। वो संविधान के इस संघीय व्यवस्था के कारण भारत मजबूत है। आज भारत बिखर नहीं गया। हम देखते हैं रशिया बिखर गया, लेकिन भारत नहीं बिखरा। उसकी वजह है कि संविधान में ये जो तीसरी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, उसके कारण केंद्र को बहुत सारी शक्तियां मिली है, राज्यों को कम शक्तियां। राज्य अपने कानून बना सकता है, अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों के हित के लिए कानून बना सकता है, लेकिन वो देश के खिलाफ कानून नहीं बना सकता, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ये जो राज्य और केंद्र है, इसके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, वो इस संघीय व्यवस्था में दिया गया है। और संविधान इस मूल में और कौन सी व्यवस्था है? एक अच्छी व्यवस्था जिसको हमने दोहराया है, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के 5वें विभाग में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें नागरिकों को मतदान का अधिकार है और सरकार के प्रति जवाबदेही का प्रावधान है। सर ने काफी अच्छी जानकारी दी हमें। कुछ चीजें तो आज भी हमें नहीं पता थी और कोई बताता भी नहीं है, ऐसी चीजें सर ने हमें आज समझा के बताई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे और एक चीज पूछना था। हाँ, इतने लोगों के, महान लोगों के नाम आते हैं, सावरकर हो गए या फिर बाल गंगाधर तिलक हो गया या फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो संविधान बनाने के लिए आगे क्यों नहीं है? सिर्फ बाबा साहब ही, उनको ही क्यों आगे लेके आए, बाकी लोगों को क्यों नहीं लेके आए? उसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके रुपेश जी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक विषय हो, उस विषय में किसी व्यक्ति ने 10वीं पास किया हो, तो उसको उतना ही ज्ञान होगा जितना कि उसको 10वीं क्लास में पढ़ाया गया है। राइट। लेकिन उसी विषय में किसी व्यक्ति ने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो उससे ज्यादा उसको जानकारी प्राप्त होती है, उससे ज्यादा वह जो है वो विद्वान होता है। बिल्कुल। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसको और ज्यादा गहराई से उस विषय में उसकी पैठ होती है, उसकी जानकारी बढ़ती है, वो गहरी समझ पैदा होती है। लेकिन कोई उसी विषय में पीएचडी करता है तो सोच लीजिए उसको उसी विषय में कितने किताबों का अध्ययन करना पड़ता होगा, कितने अनुभवों को संग्रहित करना पड़ता होगा, कितना चिंतन उसको एकत्रित करना पड़ता होगा। तो बाबा साहब पीएचडी के भी आगे चले गए, जिसको बार एट लॉ कहते हैं। और बार एट लॉ करने वाले भारत में मुश्किल से 2 या 3 ही लोग थे उस समय, ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन बार एट लॉ उन्होंने किया होगा, लेकिन बाबा साहब ने केवल कानून ही पढ़ाई नहीं करी थी, बल्कि अर्थशास्त्र में भी उन्होंने एमएससी डीएससी तक के पदवी हासिल किया था। दूसरी पदवी उनकी वो थी, अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा पदवी बाबा साहब को थी। इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की एक संशोधन पेश किया था। जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्थापित हुई थी। जी बिल्कुल।
तो बाबा साहब के ये जो ऑलराउंडर क्षमताओं को देखा गया, उनके मन में यहाँ के दलित और गरीब लोगों के प्रति जो उनकी करुणा थी, उनकी जो मैत्री थी, वो देखा गया, समानता का भाव देखा गया, और उनकी काबिलियत भी बहुत जबरदस्त थी उस विषय में। इसलिए यह काम केवल उन्हीं को दिया गया, दूसरों को नहीं दिया गया। और दूसरे लोगों को बोला भी अगर गया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए कि हम सक्षम नहीं, हम नहीं लिख सकते। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। बी एन राव नाम के एक व्यक्ति थे, हाँ। जिनको बार एटला की पदवी थी बाबा साहब के जैसे ही, हाँ। लेकिन उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और कहा कि मेरे से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान है तो बाबा साहब है, मैं नहीं, मुझे क्षमा करें। तो आप समझ ही गए होंगे, बाबा साहब के अलावा और कोई भी नहीं है, किसी का पर्याय नहीं है। अगर नतमस्तक होना है तो बाबा साहब के आगे झुकना ही होगा, तभी कोई भी आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के अलावा और कोई दूसरा नाम भी नहीं था, इसीलिए संविधान बनाने के लिए सबसे ऊपर अगर नाम किसी का आता है तो बाबा साहब का आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उनसे विद्वान इस देश में कोई नहीं था। इस देश में नहीं तो पूरे विश्व में, जहां अमेरिका ने सुवर्ण अक्षरों में बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी है, ऐसे व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो भारत में है। और संविधान का जो मूल आधार है वो भगवान बुद्ध से लिया गया है, जिसमें समता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता और गणतंत्र, ये जितने भी मूल आधार है वो भगवान बुद्ध, इनके जो दिए हुए उपदेश है, इनसे लिया गया है। और उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने संविधान की संरचना की। जो कोई भी बोलता होगा ये बाहर देश से लाया गया है या फिर सिर्फ संविधान में बाबा साहब अकेले नहीं थे, तो उन लोगों को भी ये जानकारी मिल गई होंगी कि बाबा साहब ने ही अकेले संविधान का निर्माण किया है, बाकी तो घूम रहे थे, कोई बीमार था या कोई आ नहीं पाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए, हाँ, वो मौलिक अधिकार बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा रुपेश जी, लेकिन ये मौलिक अधिकार के विषय पर जाए उसके पहले और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति ये कहा कि उनकी काबिलियत विश्व में न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी उसका लोहा माना जाता था जी। और एक बात है कि जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के आए थे, जो सर्वमान्य नेता है जी, विश्व मान्य नेता है, काफी नाम है उनका, काफी प्रसिद्ध थे वो जब भारत में विजिट के तौर पर आए, भारत भेंट पर जब आए, भारत में जब वो आए, उनके आगमन पर जब वो घूमे पूरे भारत में और जब जाने लगे, तो उन्होंने भारत के राजनयिक लोगों को कहा कि मुझे भारत से और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे ही सकते हैं कोई भेंट तो मुझे संविधान दीजिए ताकि मैं अपने देश में इसको लागू कर सकूं। क्या बात है। तो इससे ये पता चलता है रुपेश कि अन्य देशों के जो नेता लोग हैं उनके हृदय में भी बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना आदर है जी। और इस कारण आज देश में ही नहीं विदेशों में भी 20 से ज्यादा देशों में बाबा साहब की मूर्ति बिठाई गई है। हाँ। और 10 यूनिवर्सिटी के मैं नाम बता सकता हूं जिसमें बाबा साहब के विचारों पर संशोधन जारी है। जो ग्लोबलाइजेशन जो है, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, वो दिशा में बाबा साहब के विचार कैसे मौजूद बैठ सकते हैं। यानी ये जो बाबा साहब के विचार है केवल भारत को दिशा निर्देश नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं बाबा साहब के विचार। ये उनके विचार है, किसके? जो विदेशों में बाबा साहब के विचार पर जो संशोधन कर रहे हैं, उनका कहना है आने वाले 100 साल में पूरा विश्व बाबा साहब को मानेगा और उनके विचारों को एडॉप्ट कर अपने सरकारों को उस विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और प्रेरित करते हुए ये बताएगा कि बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया। और जब बाबा साहब ने लोकतंत्र इस संविधान के माध्यम से दिया, उस समय मुश्किल से पूरे संसार में 8 या 10 ही लोकतांत्रिक देश से, आज 125 देश लोकतांत्रिक है। उसकी वजह बाबा साहब है। क्या बात। बाबा साहब की संविधान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने देश का संविधान बनाया और लोकतंत्र वहां कायम। भारत के लोगों ने तो प्राउड फील करना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से भारत देश का नाम दुनिया के कोने कोने तक के पहुंचा है और भारत को लोग मानते हैं। आज भारत में हमने किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति की, भारत देश में किसी भी अदर कोई भी देश की किसी भी व्यक्ति की कोई भी मूर्ति नहीं देखी, किसी इंसान की भारत देश में जिसने काम किया हो और मूर्तियां। बाबा साहब ने तो सिर्फ भारत के लिए काम किया, लेकिन फिर भी आज उनकी मूर्तियां विश्व में चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों में है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। ऐसे देशों में है। करेक्ट। जबकि चाइना और भारत की आज जो परिस्थिति है अगर उसको देखे, करेक्ट, तो चाइना का तो कुछ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन चाइना ने भारत
के जो बाबा साहब है उनकी मूर्ति अपने देश में स्थापित की है, ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात। तो सर मौलिक अधिकार क्या है, मुझे आप थोड़ा सा उसमें की जानकारी देंगे? मौलिक अधिकार संविधान में 6 हैं और शायद अपन अपने चर्चा में पिछले वक्त ही इसका मैंने जिक्र किया था। लेकिन अब मैं आपको आर्टिकल भी बताना चाहूँ तो आर्टिकल 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। क्या हुआ कि संपूर्ण राष्ट्रों को मिला करके उस समय जितने विद्वान थे पूरे विश्व में, उन्होंने कहा कि भाई हम मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए, मानव के कारण समाज बना और समाज के कारण राष्ट्र बना। तो इस पूरी विचारधारा में चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सारे लोगों ने इस बात पर चर्चा करके इस पर विचार किया अंतिम रूप से जो आज भी जारी है, जिसका नाम है मानवतावाद। तो मानवतावाद अर्थात मानव को केंद्र मान करके उसके आसपास अपने संविधान बनाना शुरू किए ताकि मानव को सर्वोपरि माना जाए, ताकि मानव का जो है किसी तरह से शोषण ना हो, उस पर अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो किसी भी देश में। तो इसको बोलते हैं मूल अधिकार। हाँ, ये सोच है उसके पीछे, मूल अधिकार के पीछे। तो इसकी जो बैठक हुई थी अमेरिका में, और ये अमेरिका का जो मूल अधिकार का जो प्रारूप है उस पर भारत सरकार ने सिग्नेचर किया है। अच्छा, हस्ताक्षर किए कि ठीक है, हम लोग ये जो मूल अधिकार है जो पूरे विश्व के लोगों ने मान्य किया मानव के प्रगति के लिए, मानव के कल्याण के लिए, कि मानव किसी भी शोषण का जो है वो शिकार ना हो और उस पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, एक मानव के रूप में उसको पूरी जीने की आजादी होनी चाहिए, वो अपने प्रतिष्ठा के साथ में, सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, अभिमान के साथ में जीने का उसको पूरा हक है। तो ये मानव को केंद्र में रख करके जो मूल अधिकार अमेरिका में पूरे संसार ने मिलकर के जो बनाया, उस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। भारत सरकार मना नहीं कर सकता कि मैं व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कायम नहीं रखूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। वो इसलिए नष्ट करूंगा क्योंकि वो शूद्र है, क्योंकि वो नीच है, नीच जाति का, इसलिए नष्ट करूंगा, ऐसा वो आज नहीं बोल सकता। अगर बोलता है तो उसको जेल में डालना पड़ेगा भारत सरकार को, क्योंकि उसने सिग्नेचर किया है और ये गारंटी दी है कि मैं मूल अधिकार को मानूंगा। और ये मूल अधिकार तो बाबा साहब ने पहले ही जो इसमें शामिल कर लिया था, उसकी वजह से इसलिए मानव अधिकार के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को अगर मानते हैं तो बाबा साहब को मानते, क्योंकि उन्होंने संविधान में इसको शामिल कर लिया। और संविधान में पहला जो है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक के वो समानता का अधिकार उन्होंने दे दिया। समानता का अधिकार चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक ऑफिस में पुरुष को अगर 50,000 की सैलरी है, वेतन है, तो महिला भी अगर उसी पोस्ट पर वो आती है तो उसको भी 50,000 की सैलरी मिलेगी। इन दोनों में समानता होगी, यह किंचित भी थोड़ा फर्क नहीं होगा। समानता चाहे वो अवसर की हो, चाहे वो नौकरी की हो, किसी भी प्रकार का जो अवसर है और उसमें जो उनको नौकरी दी जानी है, को किसी भी प्रकार का कुछ अगर हमें देना है तो उसमें समानता होगी। कानून के नजर में जात हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, लिंग हो, उस आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो ये 14 से 18 आर्टिकल में। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से वो उसको जीने का अधिकार है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 तक, 23 और 24, अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है कि उसको बंधक मजदूर बनाया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि आप जो है, आपके जितने फैमिली के लोग हैं, 10-12 लोग हैं, आपके समुदाय के 50-60 लोग हैं, मैं उन सबको जो है गुलाम बना करके मैं अपने खदान में रखता हूँ, बंधक बना के रखता हूँ। इनके कोई भी लड़का हो, लड़के हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, ये सब के सब मेरे गुलाम है। ये व्यवस्था बाबा साहब के संविधान ने खत्म कर दी। जो पहले थी वो अब नहीं है। और अगर ऐसा पाया जाता है उसकी शिकायत करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये व्यक्ति को है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और वो है आर्टिकल 25 से 28। हर धर्म के, यहाँ जितने भी धर्म है उन सबको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपना व्यवहार करे, अपने श्रद्धा, अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म के नियमों का पालन करे, उसको वो छूट है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक, आर्टिकल 29 से 30 तक जो है, 29 और 30 जी, ये संविधान में दिया गया है एजुकेशन का अधिकार। कोई भी व्यक्ति को किसी भी ऊंचे से ऊंची डिग्री पाने का अधिकार, उसको रोका नहीं जा सकता कि आप ये विशिष्ट
अध्ययन जो है वो आप करें और ये अध्ययन ना करें। आप जो है केवल आप बीए हो सकते हैं, इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते, और ऊंचा पद आप ऊंची शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, विदेश में जाकर अध्ययन, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने ये व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया जिसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार मना नहीं कर सकती, जिसको बोल सकते हैं शैक्षणिक अधिकार और सांस्कृतिक कल्चरल अधिकार। ये भी मौलिक अधिकार में जुड़ा। और सबसे आखिरी जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 तक के इसमें उल्लेख किया गया है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है। अगर कोई गरीब है और वो उसके पास कोई पैसा नहीं है और वो कोर्ट में अपने खिलाफ हुए शोषण के खिलाफ वो कुछ न्याय मांगना चाहता है, तो सरकार उसके लिए मुफ्त जो है कानूनी जो है वो उपचार करेगा, उसके लिए कानूनी सहायता कानूनी व्यवस्था करेगा, कानूनी सहायता मिल कानूनी सहायता मिलेगी। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है, हाँ, करेक्ट, तो भी जो कोर्ट है उसको मदद करेगा। तो इस तरह से ये मूल अधिकार जो है ये दिए गए संविधान में। सर ने काफी अच्छी बातें बताई हमें संविधान के बारे में, जो कि नहीं पता थी कुछ बातें उसमें से। अगर किसी के ऊपर में भी कोई शोषण होता है या किसी चीज के लिए कोई मनाही करता है, कोई पाबंदी लगाते हैं, तो उसके लिए वो व्यक्ति कोर्ट में जाके कोर्ट से ये अपील कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है और कोर्ट से उसको वहां से उसे न्याय मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान दिन की आप सभी को हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय भीम सर। जय भीम रुपेश जी, धन्यवाद। मैं फिर से समता सैनिक का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि समता सैनिक दल जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव डीएफ कोचे साहब है। समता सैनिक के राष्ट्रीय मार्गदर्शक बनते नाग दीपांकर जी हैं। सदैव साथी संघप्रिय नाग हमारे ट्रेनिंग चीफ हैं। और सदैव साथी पृथ्वी मोडगरे जी सचिव हैं। और हमारे सदैव साथी गजेंद्र गजबीर जी स्टाफ ऑफिसर है। और इस तरह से कई हमारे समता दल के साथी जो कार्य कर रहे हैं। और ये जो कार्य समता दल का वो धीरे धीरे 10 राज्यों में फैल गया है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में फैलना बाकी है, प्रचार प्रसार करना बाकी है। और समता दल का काम है सामाजिक सुरक्षा और अपने सामाजिक हित को प्राप्त करना। और तीसरा काम है समता प्रस्थापित करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।